बताओ व्हाट इज फिजिक्स? ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस और डील्स विद द स्टडी ऑफ, अच्छा ये सब हाँ ठीक है, डील्स विद, आगे चलो देखो डिफिनेशन बनाना बहुत इजी है, किसी का भी केमिस्ट्री पूछ लेंगे तो भी अभी ऐसे कहोगे नहीं पता है, मैथ पूछ लेंगे भूल जाओगे। लेकिन देखो जैसे कोई भी टॉपिक उठा लिया जाए, टॉपिक एक्स वाई जेड, टॉपिक एक्स वाई जेड, तुम उसके इर्द गिर्द घूमो, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में तुमने क्या क्या पढ़ रखा है? अगर 9th में देखें हम लोगों ने तो मोशन पढ़ा है, दूसरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है जिसमें न्यूटन्स लॉ आया था, है ना, फिर तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा, फिर तुम अभी वर्क एनर्जी पढ़ोगे, ऐसे 4-5 टॉपिक है। तो तुम अब देखो बता सकते हो ब्रांच ऑफ साइंस, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक को रिलेट करा उठा के उस डेफिनेशन में लगा दो। जैसे द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील विद द स्टडी ऑफ मोशन या फिर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड द लॉज गवर्निंग देम, बात खत्म होगी, है ना, सिंपल। ऐसे बना सकते हैं कि नहीं डेफिनेशन? चलो अच्छा केमिस्ट्री का ट्राई करते हैं, देखते हैं सीखे कि नहीं। व्हाट इज केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ chemical reactions, matters and their structure, ठीक है, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, ठीक है, हाँ सही है, बताओ क्या करें? नहीं कुछ पूरा टॉपिक बता दो। हाँ समझ गए कि नहीं? ऐसे बनाई जाती। बायोलॉजी पूछे तो कोई it is the branch of science in which we study about living organism and non-living organism and नहीं नॉन लिविंग नहीं होता ना, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ पार्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, ऐसे कुछ भी जो आपने पढ़ा है। जैसे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सेल एंड टिश्यूज, कोई दिक्कत है? डिफिनेशन तो है, तो ये भी सही है, ठीक है, साइंस की डिफिनेशन पूरा। हाँ बताओ। इट इज अ सब्जेक्ट और which gives us a systematic form of systematic knowledge of physics, chemistry and one नहीं systematic knowledge of matter, living things and the motion of any object। हो गया, तीनों से उठा के हमने एक लाइन लगा दी, तो कुछ हद तक आपकी जहां पे कुछ नहीं वहां तो कुछ तो बन गई ना डिफिनेशन। अगर आपको डिफिनेशन नहीं याद है तो आपने कोई ना कोई तो डिफिनेशन बना ली। हम ये कह रहे हैं कि ब्लैंक लिखने से बेहतर है कि आपने कुछ लिख दिया, ठीक है। चल अब हम लोग बात करेंगे आगे थोड़ा सा। हम लोग क्या पढ़ने वाले पता है ना? वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। इसमें एक छोटा सा टॉपिक भी आएगा, पावर, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्लास 9 अब ठीक है ना? हाँ तुम अगर देखो तो इस चैप्टर में 3 टॉपिक है। कितने टॉपिक? 3। एक टॉपिक का नाम क्या है? वर्क, ओके। दूसरे टॉपिक का एनर्जी, तीसरे टॉपिक का पावर। बहुत छोटा है, आपको अगर वर्क एनर्जी आता है तो पावर आ जाएगा, नहीं तो वर्क आता है तो बहुत छोटा टॉपिक, बहुत इजी भी है। अब बताते हैं 3 टॉपिक, तो मतलब कि तीनों अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा था, इससे पहले ग्रेविटेशन पढ़ा। ग्रेविटेशन में अगर ध्यान दो तो 2 टॉपिक में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, है ना। एक तो ग्रेविटेशन था, तो दूसरा था जिसमें हम लोगों ने प्रेशर, फ्लोटेशन ये सब पढ़ा था, ठीक है। प्रेशर पढ़ा था, फ्लूइड प्रेशर पढ़ा था, बायोन्सी पढ़ा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, डेंसिटी के बारे में याद आ रहा है। सेम ऐसे ही इसको भी 3 टॉपिक में। तो पहला टॉपिक क्या है इसका? वर्क। दूसरा क्या है? एनर्जी। तीसरा क्या है? पावर। तो तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है। पहले वर्क को समझेंगे, फिर हम लोग एनर्जी को, फिर पावर। चलिए कॉपी पे लिख लीजिए वर्क। पहला टॉपिक क्या डालोगे? वर्क। अगर तुम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, जैसे कोई भी बॉडी, अभी ये देखो रुकी हुई है,
तो अभी ये क्या है, रेस्ट में, मोशन में, रेस्ट में, हमारे हाथ पे रुकी हुई है। अब इस बॉडी को मूव कराना है तुमको, मतलब इसकी पोजीशन चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? we need some energy. सब एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, तो हम इसमें फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो क्वेश्चन ये अब आता है कि क्या हम कहेंगे कि वर्क हुआ? वर्क नॉर्मल भाषा में क्या कहते हो, नॉर्मल में क्या कहते हो वर्क को? काम, कोई भी काम होना ना होना उसे तो कहते हो वर्क। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में ये ऐसा है कि एक साइंटिफिक वर्ड होता है और एक होता है नॉर्मल लाइफ। तो आम जिंदगी में हम लोग वर्क को काम कहते हैं, लेकिन फिजिक्स और साइंस भी कुछ कहता है वर्क को। तो उस वर्क को क्या कहता है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग उस वर्क की डिफिनीशन क्या है उसको समझने चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमारे हाथ में मार्कर है, हमने लिखा, बहुत कुछ लिख दिया, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें लिख दी, और फिर हमने क्या किया, मिटा दिया। आप हमको बताइए, क्या हमने कोई वर्क किया? नहीं किया। हमने लिखा, इरेज किया, तुम कह रहे हो किया ही नहीं। तो नॉर्मल भाषा में क्या है, मतलब अगर आम जिंदगी में बात करेंगे तो क्या हुआ है, वर्क हुआ है कि नहीं हुआ? वर्क हुआ, ठीक है ना, वर्क हुआ, इसी को तो कहते हो वर्क। ठीक है, जैसे हम देखो अभी यहाँ पे खड़े हैं, हम अभी देखो एक दो बार ऐसे टहल के जाते हैं और फिर कुछ देर बाद वहीं जाके खड़े हो जाते हैं कि नहीं? तो बताओ क्या कहोगे? देख के हमको क्या लग रहा है तुमको? वर्क हो रहा है, हम चल रहे हैं, हम थक रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द साइंस क्या सच में ऐसा वर्क हो रहा है या फिर नहीं? हाँ, अभी हमको क्या पता हो रहा है कि नहीं? ठीक है, वो तो अभी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो जैसे कोई भी, जैसे अभी तुमने ही बोला कि कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, टू डू एनी एक्टिविटी व्हाट वी नीड सम एफर्ट, है ना? सम एफर्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन कब कहेंगे कि वर्क हुआ या फिर नहीं हुआ? जैसे कोई बॉडी है, उसको तो उठाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कब कहोगे कि वर्क किया या फिर नहीं किया? बस समझ गए कि ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली तो कुछ भी करते हैं तो सारे वर्क में आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं लोग, जाके ऑफिस में केवल चेयर पे बैठे रहते हैं दिन भर और थक जाते हैं, तो क्या कहेंगे, बहुत काम था मतलब, है ना? मतलब बहुत वर्क था, वर्कलोड बहुत हाई था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू द साइंस, क्या रियल में वर्क करते हैं नहीं, उसको जरूर जानते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या कहता है, तो राइट डाउन द डेफिनेशन। साइंस क्या कहता है? फिजिक्स कहता है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन by force. Work is said to be done by force when it displaces the body. Work is said to be done by force by force. आगे लिखो, when it displaces by force, when it displaces the body, it displaces the body। अब बात शुरू होती है यहाँ से साइंटिफिक बातें। ठीक है, साइंस और फिजिक्स कहता है कि वर्क हुआ कब, जब बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट आया, मतलब ड्यू टू फोर्स, फोर्स लगा। अच्छा, अरे वर्क करना, एक्टिविटी करने के लिए फोर्स चाहिए, तो उस फोर्स ने वर्क किया कि नहीं किया, इसको जानने के लिए कैसे पता करेंगे? अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे ये अभी यहीं पर रखी है ना बुक, हम उठाए, लेके आए, घूमे, पढ़े और फिर ले जाके वहीं एग्जैक्टली वहीं पर रख दिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। आपने पढ़ रखा है कि अगर इनिशियल पोजीशन पर बॉडी वापस रिटर्न हो जाती है तो वो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। जैसे अभी आप लोग आए हुए यहाँ पे, पहले चैप्टर में ही तो पढ़े हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कितने आराम से पढ़े थे। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे आए सभी लोग घर से और फिर लौट के चले जाओगे घर, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ ना।
अगर बॉडी कोई अपनी ओरिजिनल पाथ मतलब ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। ठीक है, तो अब उसके बीच में आपने कितना वर्क किया वो सब बात की बात है, मतलब कितना फोर्स लगाया तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आपने उस दौरान वर्क किया, मतलब घर से यहां आए हो, घर वापस जाना है, उसके बीच में 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे जो भी लगाया आपने टाइम, उस टाइम में क्या आपने वर्क किया? Yes. तुमको लगता है वर्क किए, लेकिन एक्चुअल में साइंस के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आज यही सीख के जाओगे कि आप कोई वर्क नहीं करते हो। ठीक है, आप कुछ नहीं करते हो, क्योंकि आपके बॉडी में जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आपका कोई वर्क नहीं हुआ। आप अगर सुबह को निकलो और शाम को घर वापस आके सो जाओ, तो जिस बिस्तर से सुबह उठे थे उसी बिस्तर पे आके सोए हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वर्क क्या कहता है? वर्क इज सेड टू बी डन तभी माना जाएगा जब कोई फोर्स लगाए और बॉडी डिस्प्लेस कर जाए। जैसे दिन भर दीवार धक्का दिए लेकिन दीवार हिले ही नहीं, दिन भर आप धक्का दे रहे थे ना दीवार को और दीवार मूव ही नहीं की, और थक तो गए आप, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, वर्क इज नॉट डन। बस समझ गए? तो जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी तब तक वर्क नहीं होगा। ठीक है, कोई बॉडी यहाँ पर थी ए पोजीशन पर, इस पर कोई आया, फोर्स F लगाया और इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया? S डिस्प्लेसमेंट इस पे ला दिया, मतलब S डिस्टेंस इसको दूर भगा दिया। ठीक है तो अब आप क्या कहोगे? वर्क जो हुआ वो कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ गए? चलो लिखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखिए, हाँ लिख लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख लिया? यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट लिखो, यूनिट न्यूटन मीटर, ओनली मीटर, क्योंकि वो एफएस था तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। SI यूनिट, हाँ SI यूनिट, SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, जिसको बाद में कहा गया क्या? जूल, जिसको बाद में क्या कहा गया? जूल। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। और न्यूटन इनटू मीटर। देखो यूनिट निकालना तुम लोग को सिखाया थे, कहां से निकलता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप मतलब क्लास 11th में आएंगे तो इस वर्क की डिफिनेशन दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, उसको भी अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना, वो तरीका भी हम बता देंगे। आपको 11th का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी पता चल जाएगा हम लोगों को उस तरीके से भी। लेकिन अभी बेसिकली जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए वर्क निकालिए हमको, जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया? 10 न्यूटन, और बॉडी डिस्प्लेस की है 3 मीटर, तो कितना वर्क हुआ? 30 जूल का वर्क हुआ। ठीक है, 30 जूल, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यूनिट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? हम पढ़ाए थे, याद होगा, और नहीं पढ़ाया तो फिर पढ़ा देगा अगर ऐसी दिक्कत होगी तो। ठीक है, सीजीएस लिखो, सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग, अर्ग अर्ग पढ़ते हैं, अर्ग। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग, ERG। तो 1 जूल इज इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल इज इक्वल होता है 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसको भी नोट कर लो। नोट कर लिया? 1 जूल इज इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब देखो तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वर्क इज इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह रहे हैं 1 जूल वर्क कब कहोगे तुम? जब 1 न्यूटन का फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस कितना करे? 1 मीटर। तो क्या आप 1 जूल डिफाइन कर सकते हैं? यस। चलिए करिए, डिफाइन 1 जूल। ऐसे हमने लोग बहुत सारे डेफिनेशन 1 करके सीखे हैं। 1 न्यूटन, ठीक है, 1 पास्कल और
और क्या हो सकते हैं? One momentum. हाँ चलो अब बताओ। सब बताएं। हाँ 1 जूल डिफाइन करना हो आपको तो कैसे डिफाइन करोगे? When So when in any object 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is acts applied, upon acts 1 Newton हाँ, and after that body displaces 1 meter. body Then the displaces work by 1 done is meter, then the work done is 1 joule. 1 जूल। वेरी गुड। ठीक है, चाहे देखो अभी स्टार्ट करिए कि 1 जूल ऑफ वर्क कैन बी डिफाइंड एज, है ना, तो कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन ऑन एनी बॉडी एंड दैट बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर। ठीक है, या फिर रिवर्स डायरेक्शन में आएगी, जब किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है और वो बॉडी कितना 1 मीटर डिस्प्लेस कर जाती है, तो हम लोग कहते हैं कितना वर्क हुआ? 1 जूल हो जाएगा। तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे लिख लीजिए और खुद से डिफिनेशन बना लीजिएगा। ठीक है ना, लिख लो, नोट कर लो। 100 Newton का फोर्स होगी और 1/100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। 100 न्यूटन का फोर्स होगी 1/100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट पुट अ स्टार ऑन दिस। ये बहुत पूछा जाता है। इट इज अ क्वांटिटी, 2 टाइप की होती है, याद है? कौन कौन सी? स्केलर वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर क्या होती है? डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड केवल होता है। ठीक है ना, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन भी मैटर नहीं करता, इसमें डायरेक्शन नहीं मैटर करता। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो आती है, स्केलर क्यों है, उसके पीछे का रीजन अभी कुछ देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जब हम थोड़ा सा 11th के अप्रोच से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखो, टॉपिक डालो छोटा सा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट में अगर वर्क हो रहा हो, जैसे कोई बॉडी नीचे रखी हो उसको ऊपर उठा ले जाओ। कोई बॉडी नीचे रखी हो उसको कहाँ उठा ले जाओ? ऊपर की ओर। सपोज ये बॉडी है, यहाँ पर थी, कोई बॉडी यहाँ पर है और हमको इस हाइट तक ले जानी है, तो इसका मास होगा कुछ और नीचे की ओर फोर्स भी लगा होगा, तो मतलब इसका वेट क्या होगा? mg। तो इस बॉडी को इस पोजीशन पर ले आना है, तो आप जो है यहाँ पे मान लो रखी थी, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए h हाइट कवर करना पड़ेगा। तो देखो इस पर फोर्स कितना तुम लगाओगे, जितना इसका वेट होगा उतना ही तो लगाओगे, तो उठ जाएगी। अच्छा, उठा के तुम कितना डिस्प्लेस कराओगे इसको? h डिस्टेंस। तो इसका अगर वर्क निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? mg into h। अगर हम लोग लिख दें वेट ऑफ बॉडी मल्टीप्लाई हाइट अप टू विच बॉडी इज लिफ्टेड, बॉडी जब तक यहाँ तक उठाई गई, तो क्या हो जाएगा? वेट, सॉरी, वेट होता है तो mg और हाइट हो जाएगा h, और राइट इट डाउन। अगेंस्ट ग्रेविटी mg h आ जाएगा। g पता है, h पता है, m पता है। ठीक है, बस हमारे साथ आराम से चलते रहो। वर्क बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक, और बहुत आसान भी कह सकते हैं। अभी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, टॉपिक डालो। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग विथ सम एंगल। विथ सम एंगल। ठीक है, वर्क डन बाय अ फोर्स। वर्क डन को हमने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है? बार बार WD। आप लोग वर्क डन लिखें, लेकिन हम WD लिखेंगे। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग विथ सम एंगल। विथ सम एंगल। ठीक है, मतलब जो वर्क है वो कुछ एंगल के साथ हो रहा है। अभी क्या हो रहा था बताओ? अच्छा, आपकी जो बॉडी थी उसको आप आके सीधे सीधे हॉरिजॉन्टली धक्का दे रहे थे। ये सरफेस है फॉर एग्जांपल, ये क्या है? सरफेस। अभी आपने क्या किया? फोर्स लगाया इस पे F,
और बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस कर गई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एस। तो आपने वर्क कितना बता दिया, फोर्स इनटू एस सिंपली। बट अगर हम फोर्स ही हॉरिजॉन्टल ना लगा के कैसा लगाते, ध्यान देना, कुछ एंगल के साथ। अच्छा, बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है इसके साथ हमने जैसे ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर हमने इसको ऐसे खींच लिया, ऐसे भी तो फोर्स लगा सकते हो आप कुछ एंगल के साथ। जैसे केस ऑफ वो क्या कहते हैं सर, सूटकेस पुलिंग जो होता नहीं है, ट्रॉली बैग को आगे की ओर खींचना या पीछे की ओर धक्का देना, फोर्स तो लगे रहा है, लेकिन क्या हम हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, नहीं। जैसे अभी इस बक्से को अगर हमको खींच रहा है तो क्या कैसे फोर्स लगाएंगे, देखो हम ऐसे लगा रहे हैं, ये देखो अब ये कैसा फोर्स आ रहा है, हॉरिजॉन्टली सीधा आ रहा है, लेकिन हम खड़े हो गए और इसको ऐसे उठा ले तो बात समझ रहे हो कि नहीं, तो कुछ एंगल रहेगा कि नहीं। जैसे ये अब देखो इसको उठाना है, ऐसे लेके चले आ रहे हैं, तो ये कुछ एंगल है, बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो विथ सम एंगल एफ, और ये इसके हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। हमने आपको बता रखा है थीटा क्या होता है, इट्स अ सिंबल जनरली रिप्रेजेंटेड फॉर एंगल, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली ये किसके लिए यूज किया जाता है, एंगल के लिए, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आई। आपने इसके ऊपर फोर्स एफ लगाया थीटा एंगल के साथ, तो ये बॉडी कितना मूव करा दिया, एस डिस्प्लेसमेंट। देन इन दिस केस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर कितना वर्क आपने की, समझ गए। इतना आप बनाइए, फिर आगे चलते हैं। साथ में हमारे चलोगे तो फिर थोड़ा सा चीजें और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। ये थीटा जो एंगल है हमारा वो किसके बीच में है, बॉडी और सरफेस नहीं, हाँ देखो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, थीटा जो एंगल है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट इट डाउन, लिख लो, डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच में एंगल रहेगा ये, ठीक है कि नहीं। देखो जिन्होंने उस दिन वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली थी उनको तो समझ में आ जाएगा आगे की बात, यहां से थोड़ा सा हम हायर लेवल से चीजें थोड़ा सा समझाएंगे, कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम यहां तक लिखवा दिए ताकि यहां तक तो दिक्कत ना आए। इन केस आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा सा मेमोराइज याद कर लेंगे, ठीक है ना, हो गया। चलो देखो अब बात समझना, यहाँ पे जो वर्क आएगा वो आ जाएगा जब ऐसा केस हो जाता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी मालूम है। अब देखो तुमने फोर्स लगाया तो यहाँ पे आप जब कभी आप हायर क्लासेस मतलब 11th में आओगे तब वहां पे सीखोगे आप इसका रिजोल्यूशन, क्या सीखोगे, रिजोल्यूशन। तो उस दिन जो भी था ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में उसको समझ में आ जाएगा। हमने इसको दो डायरेक्शन में, ये फोर्स है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल है, अगर ये थीटा है तो ये इसका हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल। दो ही चीज होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तुम्हें याद होगा इसका और इसका रेशियो क्या बन रहा था, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनता है हमेशा कॉस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का बनता है साइन। तो इस केस में थीटा देखो, बेस पता रहेगा तुमको, देखो ये पता है और दूसरा फोर्स पता है, मतलब यू नो द फोर्स, यू नो द डिस्प्लेसमेंट। तो तुम्हें एस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, मतलब बेस पता है और हाइपोटेन्यूज, तो जो भी नहीं था वो समझ ले और बाकी आ जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये क्या होता है, कॉस, ये साइन होता है, ये टैन होता है, ठीक है। साइन कॉस, कॉस के टर्म में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस पता, हाइपोटेन्यूज पता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो ये तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एक रेशियो, इन दोनों का क्या पता चल जाएगा, एक रेशियो, ठीक। तो इस केस में होता है वर्क डन इज इक्वल होता है, लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement
मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आ जाता है, एक सेकंड समझ लीजिए, एफ कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज का हमेशा रिलेशन कैसा होता है, एफ कॉस थीटा। देखो आई इनटू डिस्प्लेसमेंट अभी समझ लेते हैं। तो यहां से W आ जाता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा क्या हो सकता है, थीटा हमने बताया एंगल हो सकते हैं, तो कुछ फेमस एंगल होते हैं, जैसे कॉस थीटा पे हम लिख दे रहे हैं, हाँ, 0 एंगल 30 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन्हीं के बारे में आपको डिस्कस करना। ओके, 180 भी लिख लेते हैं, 90 देन आफ्टर 180 डिग्री। तो इनमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है उसको आप नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। जैसे कॉस 0 पे क्या होता है वैल्यू, कॉस 0 1, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 1/2 नहीं √3/2, √3/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 90 कितना 0, cos 180 -1। इतनी बातें नोट कर लीजिए आप, नोट इट डाउन। cos 0 वैल्यू याद कर लो, इंपॉर्टेंट ये है cos 90 तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, cos 90 और cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 0, cos 0 cos 90 0, cos 0 cos 90 0। ये दो बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो अभी तक क्या हो रहा था, एक्चुअल फॉर्मूला वर्क का ये है। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे कि जब फोर्स लगाते थे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, वर्क निकालते थे तो क्या होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी यहाँ है और यहाँ पहुंच गई एच डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में एक्चुअल में ये होता था, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगा है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ एस इंटू कॉस 0, तो एफ एस ही तो बचेगा, तो सिंपल। लेकिन अगर कुछ एंगल के साथ है तो आप उस एंगल की वैल्यू, जैसे cos 30, अच्छा 30 की वैल्यू जो है √3/2, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा मालूम है, इसको सॉल्व करें जैसे तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 होती है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 0.8865, ये तो कुछ आएगा, ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो 865 ऐसे इसको भी 1/√2 की वैल्यू भी सॉल्व कर लेंगे, और इसकी भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हम बता देते हैं। इसकी वैल्यू आती है 0.5, इसकी वैल्यू आएगी 0.707, इसकी वैल्यू आ रही है आपने लिखी लिया 866, ऐसे बढ़ता चला जाएगा और सबके पता है। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने में आपको आसान होगा। ठीक है, देखो आप फिर से देखते हैं, थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं। बात ये है, समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से उठाएंगे हम। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा रखा है हम इरेज कर दे रहे हैं। किस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, एक एंगल के साथ, एक एंगल ऐसे, ठीक है, और फोर्स ये थीटा ये, ठीक। तो भाई इस फोर्स की वैल्यू F पता है और इसकी डिस्प्लेसमेंट S पता है, ठीक। और तुमने अभी पढ़ा कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा होता, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगा होता तो तुम्हारा वर्क निकल आता, लेकिन वर्क तो यहाँ चला गया, मतलब फोर्स कहाँ चला गया, एंगल के साथ। तो आओ हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। F अगर इसको हम लोग चलो मान लेते हैं क्या, S का डायरेक्शन F S, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, Fs की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इतनी सी बात है अभी तुम्हारे लिए। तो तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हें ये मान लो नहीं पता है, तो ये क्या है तुम्हारा बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और हमने अभी बताया
PVP HHB। इसमें क्या होता है, जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है वो रिलेशन होता है cos थीटा का। किसका होता है? cos थीटा। तो cos थीटा आप लगा दीजिए। cos थीटा क्या आ जाएगा, बोलो? बेस की वैल्यू मतलब FS आपने माना है, और हाइपोटेनस क्या है? F। तो FS की वैल्यू क्या आ जाएगी? FS क्रॉस मल्टीप्लाई F cos थीटा। F क्या? cos थीटा। ठीक है, तो क्या अब इसी डायरेक्शन में F cos थीटा और S आ गया, तो इन दोनों को मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा? वर्क निकल आएगा। तो वहां से आया था क्या? F cos थीटा मल्टीप्लाई बाई S। ठीक है, वहां से समझ है आ गया। क्या हुआ, बोलो कहाँ दिक्कत है? S is equal to मतलब चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से हम ट्राई करते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हम दूसरे टेक्निक से समझाएंगे। ठीक है, देखो पहले तो राइट ट्रायंगल ले लो, ले लिया? yes, जैसे आपका फोर्स है, अब क्या हम कुछ नया नाम देंगे, अब की वही सेम नहीं रखेंगे। कोई चलिए नंबर ले लीजिए। अभी तुम लोग हमको ये बताओ, कोई बॉडी यहाँ पर है, कोई बॉडी है, इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाते हैं, इसी डायरेक्शन इन द सेंस कि ऐसे लगाते हैं, और इसी में S भी होता है, इसी में F भी होता है। इन दोनों का जो मल्टीपल आता है वही क्या होता है? क्लियर हो? ठीक, यही फोर्स। तो अगर ये फोर्स यहां पर है, ये फोर्स यहां पर है, ये फोर्स है, हम कह रहे हैं कि इस फोर्स की जो वैल्यू है, अगर हमको गलती से या फिर अपने मैथ से मतलब साइंस से हमने अगर इसको कुछ ऐसा सॉल्व किया कि हमको इसकी वैल्यू इसके टर्म में मिल गई, इसकी वैल्यू इसके टर्म में मिल गई, या फिर इसकी वैल्यू यहां की मिल गई, इसी फोर्स की इस एलॉन्ग मिल गई, तो क्या होगा? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या वर्क निकल आएगा? वर्क निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फोर्स तो अब दूर भाग गया है। फोर्स कहाँ भाग गया? ऊपर। तो अब इस फोर्स को हमें क्या करना है? इस डिस्प्लेसमेंट के साथ लाना है। तो इसको लाने के लिए कह रहे हैं इस फोर्स की वैल्यू इस डिस्प्लेसमेंट की लाइन के अलॉन्ग आ जाए। अगर इसके अलॉन्ग आ जाती तो काम हो जाता। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये फोर्स है, तो इसकी वैल्यू अगर ये F है, तो ये जो वैल्यू आएगी इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगी, इसको पता कर ले अगर हम लोग, तो काम हो जाएगा। यही तो चाहिए तुमको इस x के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। फाइंड द अननोन फैक्टर, तो इसको हम लोग x मान लें, x मान लें। अगर x मिल जाता है किसके रिस्पेक्ट में? F, क्योंकि फोर्स ही तो जो डिस्प्लेसमेंट तो पता है। तो उसको लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी हम लोगों को? ट्रिग्नोमेट्री की, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की पड़ी। ठीक है, चलो ये थीटा था, ये वैल्यू फोर्स की थी, इसको आपने अभी अभी देखो डिस्प्लेसमेंट इसको तो लिए हो। ठीक है, इसको क्या लिए हो? डिस्प्लेसमेंट है वो अलग है, आपने इसको x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब फोर्स के टर्म में इसको लाना है, तो अब आपने पढ़ रखा है cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन f। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? f cos थीटा, f cos थीटा। मतलब ये जो यहां से यहां तक जो फोर्स लगा आपका x लगा था, उसकी वैल्यू आई है f cos थीटा। और तुम्हें पता है कि इस फोर्स को इसी क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीपल कर दें तो आ जाता है तुम्हारा वर्क। तो हमने निकाल दिया, तो आया FS cos थीटा। ठीक है, उम्मीद है इस बार आ गया होगा। क्या होगा? नहीं आया अभी भी? चलो कोई बात नहीं। सर वहाँ से x is equal to f cos थीटा कैसे आया? ये क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस सर। इसके बाद कोई बॉडी यहां से यहां मूव कर रही है, हम कह रहे हैं x फोर्स से, कितने फोर्स से? x, और डिस्प्लेस कितना की है? s। तो तुम वर्क क्या बता रहे थे अभी तक? x into s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स की वैल्यू x थी, और उस x की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? f cos थीटा। तो हम उस x यहाँ पे क्या रखेंगे? f cos थीटा रख दिया, और फिर मल्टीप्लाई में s रख दिया, और फिर इसको सिंपलीफाई करके मतलब सिंपल रखने के लिए fs cos थीटा कर लिया। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा फॉर्मूला। यहां तक कर लिया है ना नोट? ठीक है, आगे देखो। अब यहां से बढ़ते हैं, तो तुम ध्यान दो, तो टॉपिक छोटा सा डाल लो। टॉपिक डालो, टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ लेंगे ना टेस्ट?
वर्क डन। टाइप्स ऑफ देखो, नंबर 1 पॉजिटिव वर्क डन। नंबर 1 क्या होगा? पॉजिटिव वर्क डन। लिखो नंबर 1 क्या रहेगा? पॉजिटिव वर्क डन। लिखो इसमें when theta is acute angle, it is acute। अच्छा थीटा किसके बीच में एंगल था? थीटा किसके बीच में एंगल था? फोर्स के डायरेक्शन के और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे हम लोग थीटा। ठीक है ना? थीटा इज अ सिंबल। अगर आप x यूज करते हो x करिए, y करते हो y करिए, a करते हो a करिए, x करते हो y, जो भी मन में आए वो कर सकते हैं। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल। थीटा क्या हो जाएगा? एक्यूट। इसका क्या मतलब हुआ? थीटा लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, तो उसे कहते हो आप लोग एक्यूट। तब वर्ग कौन सा होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा? क्योंकि जो इस केस में कॉस की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1 पॉजिटिव। कॉस की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तुम अगर फॉर्मूला देखो तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, तो होगा ही होगा। तो फोर्स तो निगेटिव होता नहीं है, होगा भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अगर यही पॉजिटिव हो जाए तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। पूरी वैल्यू पॉजिटिव आने से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके ऊपर एक लाइन हो जाएगा, कहीं पे भी लिख लो, वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। वर्क कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। ठीक है? वर्क पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, सब होता है। अच्छा इस केस में क्या हुआ है बताओ? कंडीशन क्या है? जो आपका फोर्स है, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इज इन द, लिख लो, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट की ओर ही है। मतलब अगर बॉडी इधर को डिस्प्लेस कर रही है एस, तो फोर्स बताओ क्या होगा? फोर्स क्या होगा? सर क्या पूछ रहे हो? फोर्स क्या होगा? इसी डायरेक्शन में होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का ही रहेगा। इस केस में ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है? अगला लिखो। मींस 90 से कम रहेगा ना? हाँ 90 से कम रहेगा। नंबर सेकंड जीरो वर्क डन। नंबर सेकंड जीरो वर्क डन। अच्छा जीरो वर्क डन होने के लिए आप अगर रिलेशन देखो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, 3 वैल्यू है। देखो ध्यान से, दिख रहा है? तो फोर्स अगर जीरो हो जाता है किसी बॉडी पे, आप बस देख रहे हो, कोई मूवमेंट आएगा? हम इसको लिए खड़े हैं, उम्मीद करें लिख दे खुद। जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब फोर्स जीरो, तो वर्क क्या रहेगा? जीरो। तो पहला कंडीशन हो सकता है, लिख लो, इफ F इज इक्वल जीरो, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल जीरो। अगर फोर्स लगाई नहीं तो वर्क भी नहीं हुआ। ठीक है? तो आपने पहले ऐसा कैसे किया ना कि वर्क जीरो क्यों हुआ? तो कोई लेबर आपके घर में काम नहीं कर रहा है तो कैसे पता किए? तो मतलब उसने फोर्स नहीं लगाया था। खाली बैठ जाते हैं तो वर्क नहीं होता ना। ठीक है। दूसरा, फोर्स तो बहुत लगाए हम, डिस्प्लेस नहीं, बॉडी डिस्प्लेस है नहीं की, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब भी क्या होगा? क्योंकि जीरो से किसी में भी मल्टीप्लाई हो जाता है तो जीरो आता है। तो मतलब आपने अब इस दीवार को हम धक्का दिए जा रहे हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही है।
आज भी यही है, कल भी यही रहेगी, परसों भी यही रहेगी, डेली यही रहेगी। तो ये क्या होगा, फोर्स तो प्रॉपर लग रहा है आपका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क जीरो। एक तीसरा केस भी आता है जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए। आप देखो अभी हमने एक सर्कल कराया था 90 डिग्री। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब कॉस 90 डिग्री होता है तब जीरो होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा जब 90 है तो इसका मतलब हुआ कि फोर्स ये, डिस्प्लेसमेंट ये, कुछ ऐसा परपेंडिकुलर है दूसरे के। तो जब बॉडी डिस्प्लेस कर रही हो फोर्स के परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स ऊपर को, बॉडी डिस्प्लेस कर रही हो इधर को। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, जैसे हम लोग कुली का एग्जांपल सबको पता है। उसको पैसा नहीं मिला। नंबर 3 कुली का एग्जांपल पता है कि नहीं? यस। कुली कोई काम करता है? नो। साइंस के साथ साइंस के अकॉर्डिंग वो काम ही नहीं करता है। इससे तो ये भी नहीं करते। बता दिए, इन लोग काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते तुम लोग, ठीक है। तो साइंस के अकॉर्डिंग कुली काम नहीं करता। कैसे? वो अपने सर पर रखता है, वो अपने सर पर, ध्यान से देखना, ऐसे रखता है। अब बताओ, जो हमारे सर ने फोर्स लगाया किधर को लगाया? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर रहता है ना, हाथ से भी रोका रहता है ऐसे, और जा कहाँ रहा है? आगे। तो ये बॉडी मूव कहाँ कर रही है? फोर्स इस पर ऊपर को, बॉडी मूव कहाँ कर रही है? आगे को। ध्यान से इमेजिन करो, सर ऐसे ऊपर खड़े तो इमेज के साइड से रहे, उसके हिसाब से जो बनाया है। ठीक है। देखो फोर्स ऊपर को, बॉडी मूव कर रही है ऐसे, तो तुम ध्यान दो। तो अब बताओ इसके बीच में एंगल कितना है? 90। इस केस में वर्ग कितना होगा? जीरो होगा कि नहीं होगा? तो कुली कोई काम नहीं करता। काम तो तुम भी नहीं करते हो, बैग टांग लेते हो स्कूल जाने के लिए और कहते हो बहुत भारी है। तुमने बैग किस डायरेक्शन में टांग के रखा है? बैग किस डायरेक्शन में? देखो पीछे से बहुत भारी बैग था, देखो ऐसे टांगते हैं ना हम लोग। तो ये जो कंधा है या फिर जो हाथ आपने लगाया, ये बैग को ऊपर की ओर रखे रहता है ना, कंधा ऊपर की ओर। इसको, क्योंकि हर बॉडी का टेंडेंसी क्या होता है? नीचे की ओर जाना। तो ये नीचे जाना चाहता है, ये चाहता है तुम्हारे हाथ से छूट जाना, लेकिन तुमने फोर्स लगा रखा ऊपर की ओर, और तुम मूव कहाँ कर रहे हो? आगे की ओर। मतलब बैग कहाँ मूव कर रहा है? 90। देखो बैग ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लगा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट फोर्स। एंगल क्या हो जाता है? 90। और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इन दिस केस वर्क कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। बात समझ गए? ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। बहुत सारे एग्जांपल है। तो तीसरा केस लिखेंगे, तीसरा स्टार लगा के, इफ थीटा इज इक्वल क्या है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर है, तब भी वर्क कितना होगा? 0। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे, 3-4 एग्जाम्पल लिख लेंगे। देखो हम लोग ऑफिस, जैसे हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आते होंगे, तो एक कैरी बैग लेके जाते हैं कि नहीं? या फिर मार्केट आप ही जाते हो, थैला लेके जाते हो, थैला लेके आते हो, फोर्स आपने ऊपर क्यों लगा रखा है? कोई है ऐसे उछालते हुए आता है, ये आगे की ओर नचाते हुए आते हो, ऐसा तो होता नहीं है। पकड़ के रखा है ऊपर की ओर ऐसे टाइटली, और मूव कहाँ कर रहा है? आगे की ओर। एंगल क्या होता है? 90। तो इस केस में होता है वर्क 0। तो आप कोई भी काम साइंस अकॉर्डिंग नहीं करते हो, ठीक है ना? चलिए, तो एग्जाम्पल करके लिख लो, एग्जाम्पल 2 लिख लो। कुली केस ऐसे डाल दो, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, केस ऑफ कुली, सूटकेस, केस ऑफ कुली, सूटकेस केस, समझ गए हो ना? सूटकेस केस, ठीक है। एक और भी बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे सिर पकड़ने क्या बोलते हैं? कैरी, कैच करना, ठीक है। तुम्हें पता है हमारा ऐसे सन यहाँ बीच में है और हमारा अर्थ यहाँ पे है। अर्थ आगे जाता है, सन इसको इधर खींचता है, ऐसे, मतलब ये यहाँ पे तो ऐसे जाता है, सन इसको ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, सन इसको ऐसे।
हर केस में इसका जो बीच में एंगल होता है वो कितना होता है 90, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90। आपने पढ़ रखा है, पढ़ा था मतलब। तो सन भी कोई वर्क करता है अर्थ पे नहीं, समझ गए हो कि नहीं? चलो लिख लिया। नंबर 3 डालो, नंबर 3 डालो निगेटिव वर्क डाला। अब वर्क कौन सा करेंगे हम लोग? निगेटिव। पहला केस आपने पढ़ा एक्यूट एंगल, दूसरा केस आपने पढ़ा परपेंडिकुलर एंगल मतलब 90 एंगल, और तीसरा आप पढ़ने जा रहे हो निगेटिव वर्क डन। इस केस में एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूस होना चाहिए। लिखो पहले तो निगेटिव वर्क डन रुके रहो। 3rd नंबर निगेटिव वर्क डन। देखो इसके लिए क्या होता है, थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री, थीटा कितना हो जाए 180 डिग्री। मतलब आप फोर्स आगे को लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पीछे को हो रहा हो, फोर्स आगे की ओर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पीछे की ओर हो रहा हो। ऐसा केस कोई हो सकता है? एग्जांपल दो। अनबैलेंस फोर्स में कैसे होगा? मतलब इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से ज्यादा लग रहा है, इसीलिए हाँ, इधर ज्यादा भाग गई, ठीक है। हाँ, तो उस पर्सन के लिए जो उधर को फोर्स लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्क उसने क्या किया? निगेटिव, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल होता है टग ऑफ वॉर, जैसे होता है ना, उसमें अनबैलेंस फोर्स होता है जैसे कह रहे हो। तो जैसे हम रस्सा खींच रहे हैं, सामने वाला भी खींच रहा है, तो मैंने जो वर्क हम जो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा ताकतवर है वो, तो हम तो खींच रहे हैं ना, हमारा वर्क है, हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर की ओर। लेकिन हमारा डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे की ओर ना। ऐसे बहुत ताकत लगा के खींच रहे हैं और हम फिर भी पूरी ताकत लगी हुई है, फोर्स इधर को लगा हुआ है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाता है? उधर की ओर, ठीक है। वो किसने किया वो अलग बात है, वो आगे वाले ने ज्यादा ताकत लगा के खींच लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस सब लोग कौन सा वर्क हो रहा है? हमारा निगेटिव वर्क, फोर्स इधर को, डिस्प्लेसमेंट इधर को। ऐसे एक एग्जांपल और है, जब आप किसी जानवर को खींचते हो, बैल को, ठीक है, बैल तुमको खींचता है कि तुम बैल को खींचते हो? चाहे जिसको चाहे जो खींचे, खींचा बैल जाएगा, है ना? समय की बात है ना? चाहे तुम बैल को खींचो, चाहे तुमको बैल खींचे, खींचा बैल ही जा रहा होता है। समझ में नहीं आता? हम तुमको नहीं कह रहे, हम तुमको कह रहे हैं तुम खींचो, ताकत लगाओ, सामने वाला बात समझ गए कि नहीं? तो इस केस में कैसा वर्क हो रहा है? निगेटिव। तो देखो इसका एग्जांपल बना देते हैं, जैसे हम लोग इस पे आपने फोर्स इधर को लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इस डायरेक्शन में। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इसके बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री का हुआ एंगल। तो इस केस में वर्क जो हो जाएगा W इज इक्वल होता है F cos थीटा। तो तुम अगर ध्यान दो तो Fs cos 180 डिग्री, तो F कितना आ जाएगा? माइनस Fs। क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू अभी लिखा था आपने, 180 डिग्री इज इक्वल माइनस 1, ठीक है। तो इसमें हो जाता है मिनिमम वर्क, राइट इट डाउन। इसमें कितना वर्क होता है? मिनिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क कब होता है? एक्यूट एंगल, जब आपने एंगल 0 रखा है। जब आपने एंगल क्या रखा है? 0। तो उस केस में देखो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो फोर्स कितना हो जाएगा? सॉरी, वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs। तो ये हो जाएगा। पहले कितना लिखो, आपने इतना लिखा, और इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोलो, when force applied अपोजिट है and displacement, या फिर when force applied and body moves and body displaces in opposite direction, in opposite डायरेक्शन। आप समझ पा रहे होगे हमारी बात? नोट डालो आप, नोट, ठीक।
पहला पॉइंट मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओनली फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नंबर सेकंड जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन। तो आपने जीरो वर्क डन के लिए 3 कंडीशन पढ़ी। नंबर 1 क्या पढ़ा था? When F equal 0, 4 0। नंबर दूसरा displacement डिस्प्लेसमेंट इक्वल 0। थर्ड थीटा 90, थीटा perpendicular. 90 मतलब परपेंडिकुलर। When force and displacement are हाँ लिख दे रहे हैं F इज इक्वल 0 कॉमा या फिर और S इज इक्वल 0 और थीटा इज इक्वल, तो इस केस में W क्या आएगा हमेशा? 0। तो ये होता है जीरो वर्क डन। ये क्या होता है? 0 वर्क डन। नंबर 3 मिनिमम वर्क डन। नंबर 3 मिनिमम वर्क डन, ठीक है ना? नंबर 3 क्या है आपका? मिनिमम वर्क डन। मिनिमम वर्क डन कब होगा? theta 180. when थीटा 180 डिग्री, थीटा। तो इस केस में वर्क कितना आया था अभी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव वैल्यू, इन द नेगेटिव, ठीक है? नोट कर लिया? चलो अब लगाते हैं कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स। वर्क आपका हो गया क्या? समाप्त, पूरी तरीके से समाप्त हो गया, ठीक है? अब वर्क में कुछ भी नहीं बचा। चलो पहला क्वेश्चन नोट करो। हाँ लिखो, अ पेयर ऑफ, लिखना नहीं है समझ लो। अ पेयर ऑफ बल्क exert a force of 1400 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है? 1400 न्यूटन ऑन अ प्लो, ठीक है? द फील्ड बीइंग प्लग्ड इज 15 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग? 15। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। कोई बैल है, वो खेत को मतलब जोतने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है? 1400 न्यूटन। और उसने कितने मीटर लंबे तक को वो किया है, जोता है, प्लग किया है? 15 मीटर। तो पूछा है कितना वर्क उस बैल ने किया? Force into तो वर्क इज इक्वल सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आंसर 1400. कितना हो जाएगा? 0 0 0. 2 2 0 0. 220 नहीं, 2 1 0 0 21 000 है ना? 21 आएगा। इतना जूल एनर्जी लगाना, कभी भी यूनिट लगाना अपना भूलिए, यूनिट लगाना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 2, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट। आप लोग करिएगा, ठीक है? फोर्स एग्जांपल डाल के लिख लो। फोर्स ऑफ अ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स जो है 10 न्यूटन का आपने किसी बॉडी पे लगाया और 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने मीटर का? 8। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? -80. क्यों? इन द डायरेक्शन ऑफ 80, फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने लगाया उसी डायरेक्शन में 80 joule. 80 जूल आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा। पहली बार में गलत सुन लिया था क्या? हम कह रहे हैं जिधर को बॉडी मूव कर रहा है उधर को आपने फोर्स लगाया, ठीक है ना? अपोजिट में होता तब अपोजिट में होता। चलिए अगला क्वेश्चन है एक दिया कि अ बॉय पुल्स अ टॉय विथ अ फोर्स 50 न्यूटन। फोर्स कितना उसने लगाया? 50 न्यूटन। ऐसे समझो, टॉय को पुल कर रहा है विथ 50 न्यूटन, विथ 50 न्यूटन with a string which make angle theta with the horizontal so as to move a distance of 1 meter horizontal। मतलब स्ट्रिंग से उसने खींच रखा, 30 डिग्री एंगल बना रहा है और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी को कराना है। जैसा होता है ना, ये बच्चे, छोटे बच्चे, तुमने भी किया होगा, कार को बांध के
पीछे दौड़ते हैं ना, भागते हुए, खींचते हुए, कार में रस्सी बांध लेते हैं और फिर तेजी से भागते हुए। तो देखो अगर तुम देखो तो ये छोटा सा बच्चा तुम ही तो हो, ऐसे नहीं करोगे ना, कैसे रहेगा तुम्हारा? पीछे से हाथ पीछे रहेगा, नहीं हाथ आगे ही करिए, उसको रस्सी पकड़ा दीजिए, रस्सी पकड़ाइए। अरे वो फेस ऐसे ही दिखेगा आपको, आईज बनाइए सामने की तरफ तो दिखेगा सही से। चलो अपोजिट डायरेक्शन में कर दे रहे हैं, चलो इधर भागो, भाग रहा है दौड़ते हुए, खींचते हुए भाग जा रहा है, ठीक है ना? कैसे भाग रहा है? आगे की ओर भाग रहा है, ठीक है, आगे की ओर भाग रहा है कार को लेके। तो ये कह रहा है कि इसने कुछ एंगल बना रखा है, कितना एंगल बना रखा है? 30 डिग्री, और इसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराना है। तो बताओ कितना वर्क इसने किया? Fs into cos theta. तो अभी आपने लिखा है Fs Cos theta. cos थीटा, ओके। फोर्स की वैल्यू 50 into 1. 50 न्यूटन, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, 50 इंटू 1 इंटू cos Under root 3 by 2. cos 30 cos 3/2 50 इंटू रूट 3 बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 225 25 रूट 3। इन केस यू वांट टू सॉल्व रूट 3 तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल, या फिर न्यूटन मीटर भी आप लोग लिख सकते हैं। बात समझ गए? और क्वेश्चन कर ले, चलिए एक और कर दीजिए आप, लिखो। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, मास कितना है? 2 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg। आपके लिए हम बना देते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, डायग्राम समझा देते हैं। हाँ पढ़ दे रहे। ब्लॉक है, मास है उसका 2 kg, स्लाइड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड मतलब थोड़ा सा ढालदार, ऐसा प्लेन है। झूला होता है। झूला, झूला नहीं तो जैसे स्लाइड होते नहीं, जैसे आप लोग वाटर पूल में गए होंगे स्लाइडिंग वाले, Yes. कुछ स्लोप के साथ होते हैं कि नहीं? गंगा जी ठीक है, तो ये ऐसे तो होता है। अरे ऊपर जैसे सीढ़ी जाते हैं तो जहाँ सीढ़ी नहीं बने रहते ऊपर देखो, है ना, जिसपे आप लोग सरकते हो, Yes. ऊपर है ना बना। ठीक है, तो वैसे कुछ है। ये एंगल कितना दिया है आपको? इंक्लिनेशन है 60 डिग्री का। कोई ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है? हाँ 2 kg. 2 kg। मास कितना दिया है आपको? 2 kg. 2 kg, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज द ब्लॉक स्लाइड डाउन थ्रू 1 मीटर। थ्रू मतलब ये बॉडी कितना मूव कर रही है? 1 मीटर नीचे। अच्छा जी कितना लेना है आपको? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ले लीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। चलो आराम से करते हैं। तो देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट तुमको पता है, एंगल तुमको पता है, एक चीज नहीं पता है, वो क्या है? फोर्स। फोर्स निकालने के लिए mg वेट निकाल लो, काम हो जाएगा। करो, क्योंकि मास दिया था। चलिए करिए, आराम से करिए। एंगल यहाँ पे क्या रखोगे? अच्छा 60 क्यों रखोगे? Sir, 1 by 2. 60 नहीं रखोगे ना, 60 क्यों रखोगे? ऊपर से ऐसे निकल आएगा. कैसे निकल आएगा? इसे ये निकाल- ऐसे और ये ऐसे, तुम ध्यान दो, ये ये 90, 60 ये 90, तो ये कितना बचा? 60. नहीं 60 हो गया, 90 हो गया, 30. 30 बचा। तो आप एंगल 30 लेंगे। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स नीचे की ओर, डिस्प्लेसमेंट इधर को, मतलब फोर्स इधर को और डिस्प्लेसमेंट इधर को, इसके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा होता है तुम्हारा ऐसे थीटा। कैसे लग रहा है? अरे बॉडी का वेट mg नीचे की ओर। देखो इसके नीचे हो जाएगा mg। पहले आंसर तो लाओ। देखो वर्क होता है तुम्हारा fs cos थीटा, तो अब f तो दिया नहीं है लेकिन वेट दिया, mgs cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, So 10 under root 3. 10 अंडर रूट 3 न्यूटन। 3 Newton. Joule. जूल आएगा, हाँ जूल आएगा, सॉरी।
मास कितना है 2, ग्रेविटी कितना है 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, cos थीटा cos 30, ठीक है 2 into 10 20, cos 30 की वैल्यू √3/2। वो जो 4 से 5 वैल्यूज थी आप याद कर लीजिए। cos 0 1, cos 30 √3/2, √3/2 या √3/2, cos 45 1/√2, 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, cos 180 -1। इतनी वैल्यूज आप आते जाते ऐसे पुकारते हुए जाओ, cos 0 1, cos 30 √3/2, ऐसे, ठीक है याद हो जाएगा। 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। 2 10 √3 और इसके आगे लगा लेंगे आप लोग ठीक है। हाँ मीटर लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तो आप ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे जूल, ठीक है ना। अगर मीटर नहीं लगाना चाहते मतलब न्यूटन मीटर तो आप जूल लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका क्या हो गया वर्क समाप्त।